समाज ने टीआई को सौंपा ज्ञापन। जुमे की विशेष नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज जनों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दिल्ली में नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा मुस्लिम समाज के पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त थे। ज्ञापन में टिप्पणी करने वालों पर धारा 153A व 295A के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा मुस्लिम समाज के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व्यक्तित्व पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे विश्व भर के मुस्लिम एवं सर्वधर्म सम्मान की भावना रखने वाले जनों में रोष व्याप्त है। अतः महोदय से निवेदन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को शीघ्र उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जावे एवं न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 153A व 295A में प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे, बल्कि ऐसी कार्रवाई की जावे जिससे कि इस तरह की मानसिक विकृति वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो। महामहिम जी ये कृत्य न केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों को घात पहुंचाने वाला है, बल्कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा को खंडित करने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अतः महामहिम से निवेदन है कि ज्ञापन प्रस्तुतकर्ताओं की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र कार्रवाई हेतु निर्देशित कर अनुग्रहित करें। बहुजन मुस्लिम समाज नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। ज्ञापन दिया सर मुस्लिम समाज द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और इसी ज्ञापन हम उचित मार्ग से राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचा देंगे। शुक्रवार की शाम 6 बजे से लॉकडाउन होने की घोषणा होते ही सराफा बाजार में आभूषण खरीदने वालों की भीड़ उमड़ गई, जिसके कारण मिर्ची बाजार में जाम की स्थिति निर्मित होती रही। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर शुक्रवार की शाम 6 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन लग चुका है। जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को कुछ समय की रियायत दी गई है, जबकि मांगलिक आयोजन, निर्माण कार्य, वाहनों का आवागमन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहर में 4 स्थानों पर सब्जी मंडी संचालित होगी, वहीं दूध की डेयरी निर्धारित समय तक संचालित होगी। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लग चुका है। दुकानों पे अपने घर चले जाए, ज्यादा भीड़ न लगाए। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने शुक्रवार की शाम को 5 बजे सर्किट हाउस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों की बैठक आहूत की। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने नागदा में कुल 357 केस बताए, जिसमें वर्तमान में 34 एक्टिव केस हैं। शहर में अभी तक 316 कंटेनमेंट बनाए जा चुके हैं, जिसमें से वर्तमान में 29 कंटेनमेंट बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आम नागरिकों का भी कोरोना से लड़ने के लिए सहयोग करना होगा।
लॉकडाउन अवधि में केमिस्ट, अस्पताल, इमरजेंसी, राशन की दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध डेयरी, पेपर हॉकर्स, मीडिया कर्मी, गेहूं उपार्जन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, विक्रयकर्ता, किसान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले नागरिक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, उद्योग में कार्यरत मजदूरों को रियायत रहेगी। इसमें सब्जी, दूध की दुकान प्रातः 6 से 10 बजे तक व शाम को 6 से 8 बजे तक संचालित होंगे। उन्होंने घंटों लाइन में खड़े रहे, तब जाके उनको रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन मिला। तब इस प्रकार के संघर्ष से यदि हमको बचना है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो भारत सरकार ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, टीकाकरण का प्रोग्राम, उसका हम लोग अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लें। टीकाकरण को लेके जो भी डाउट्स हैं, उसको मैं, कोई भी डाउट्स अभी भी डिस्कशन में आती तो उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यदि हम कोविड वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन वायरस जो होता है उसका एक मृत स्वरूप होता है, मतलब डेड वायरस होते हैं कोरोना वायरस के, जिसको हमारी बॉडी में एक लिमिटेड डोज में इंजेक्ट किया जाता है। अब ये जो वैक्सीन बनी है, 2 कंपनी की बन रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कई बार भ्रामक जानकारी ये भी फैलाई जा रही है कि एक तरीके की जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है, दूसरी वाली ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस प्रकार की कोई भी जो जानकारी है वो भ्रामक जानकारी है। कृपया हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आके तथ्यों पर ज़्यादा आधारित रहें, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या चल रहा है उससे हमें ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करना चाहिए। तो कोई भी यदि बोले नहीं कोवैक्सीन अपने यहाँ लग रही है, ये तो खराब वाली है, कोविशील्ड बहुत अच्छी थी, नहीं कोविशील्ड अच्छी थी, ये वाली खराब, तो इस सब में तो नहीं पढ़ना है। अपने जो भारत देश के साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा ही मेहनत से दिन रात एक करके पिछले 1 साल में पूरे क्लिनिकल ट्रायल के सारे फेजेस पूरे हुए हैं। उसके बाद हमको ये वैक्सीन ला के दी है, और वैक्सीन का कहीं ना कहीं हम सभी लोग मिलकर इंतजार भी कर रहे थे। तो अब ये क्षण आ गया है। भारत सरकार के माध्यम से हमको जो प्राप्त हुई है वैक्सीन, वो हमारे यहाँ पे भी समुचित मात्रा में उपलब्ध है। उज्जैन जिला इस मामले में बड़ा ही फॉर्चुनेट रहा है कि कलेक्टर सर के प्रयासों से हमको समुचित मात्रा में कोविड की जो डोजेज हैं, वो हमको वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो हमको मिले हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा, विशेषकर शहरी क्षेत्र में, देखिए अपन जो केसेस जो आ रहे हैं, कल भी केसेस आए, 10 केसेस आए, मतलब उज्जैन के बाद जो 2nd नंबर आता है वो अपने नागदा का ही आता है। हर मामले में अपन उज्जैन के बाद कुछ आता है तो नागदा ही आता है, वो कोविड के केसेस ही क्यों ना हो। तो 10 केसेस ये तो आपको दिख रहे हैं कि जो दिख रहे हैं आपको केसेस, रजिस्टर्ड केसेस 10 केसेस हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कई लोग जो बाहर भी इलाज करा रहे हैं, इंदौर वगैरह में, और कई लोगों का ऐसा भी है जिनके टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन इनके जो लंग्स वगैरह सीटी स्कैन में 50-60% अफेक्टेड आ रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सब आप सभी लोग सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन ही रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो खतरा है वो टला नहीं है। उसके लिए आवश्यक ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन जब भी हमारा वैक्सीनेशन एक्चुअली वैक्सीनेशन लेके हमारा अभी वर्तमान में क्या चल रहा था कि 45+ के जितने भी लोग हैं, 45 साल उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग हैं, उनको कोविड वैक्सीन का डोजेस दिए जा रहे हैं। अभी हमारे पास वर्तमान में 2 सेंटर थे यहाँ पर नागदा में। पहला था हमारा सिविल अस्पताल नागदा, दूसरा था हमारा रामलीला मैदान। अब ये देखा जा रहा है कि हमको, ये हमारी तरफ से ये हमने सोचा है, टारगेट फिक्स किया कि हमको अप्रैल महीने में 45 वर्ष से ज्यादा के जितने भी लोग हैं उन सबको कवर करना है। तो उसके लिए आवश्यक ये होगा कि हम अपने नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाएं। तो नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाने का भी हम लोगों ने मिलकर भी निर्णय लिया। उसमें शुरुआती तौर पे हम लोग 2 सेंटर्स के अलावा 3 सेंटर्स और बढ़ाएंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि ज्यादा लोगों को अपन कवर करें। जो पहली भ्रामक जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की, वो ये थी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में दोनों में अंतर, तो ऐसा कोई अंतर नहीं है, क्लियर करना चाहूंगा। दूसरा ये था, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई बार वैक्सीन डोजेस लग रहे हैं, उसके अलावा भी कई लोगों को दोबारा से कोरोना वायरस हो रहा है। इस बारे में मेरा ये कहना था, कोई भी जो अभी जो हमको वैक्सीन प्राप्त हुई है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% एफिशिएंसी है। 30% फिर भी केसेस होते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी कई बार क्या हुआ, दोनों डोजेस के बाद भी लोगों को और 1 डोज के बाद भी लोगों को क्या हुआ, कोरोना वायरस हुआ है। लेकिन उस बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं चाहूंगा आप सभी लोग ध्यान से सुने, वो ये है कि यदि हमारा वैक्सीन का डोज हमको लगता है, पहला डोज या दूसरा डोज, उसके बाद क्या होता है, एक सीमित दिनों के बाद, मतलब 10 से 12 दिन के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको वो रिएक्ट करता है उस कोरोना वायरस जब भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके खिलाफ। तो 10 से 12 दिन में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं जिसके खिलाफ लड़ती हैं, और यदि कोरोना वायरस किसी प्रकार से अपने बॉडी पे अंदर आता भी है और यदि हम टेस्ट कराते हैं पॉजिटिव आता भी है, तो कहीं भी ये हमारे लिए लीथल नहीं रहेगा, मतलब जानलेवा नहीं साबित होगा। तो महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि किसी ने कोरोना का डोज लिया है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यदि आता भी है, तो उस पे संक्रमण का जो खतरा जो उसको जानलेवा बना देता है वो वाली स्थिति नहीं आएगी। भले वो पॉजिटिव भी हो जाए, उसको कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन में इंडोज करनी पड़ेगी, मतलब इस प्रकार की जो भयानक स्थिति निर्मित होती है जो हॉस्पिटलाइजेशन वाली, वो नहीं होगी।
तो मैं यही कहूँगा कि हम वायरस ये जो हमारा वैक्सीनेशन का जो फेज चलेगा, कल से ही हम लोग इनको 5 सेंटरों में चालू करने वाले हैं। इसमें हम बड़ी संख्या में लोगों को आए, जो हमारी सरकारी मशीनरी है उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिट्स होती हैं, लेकिन आप लोग सभी लोग जो हैं यहाँ के नागदा शहर के सम्मानीय लोग हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर कम से कम 100, 150, 200, 1000, 5000 लोगों को कमांड करते हैं। ऐसी जनता को आप मतलब आपके प्रति लोगों का विश्वास है। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध ये रहेगा कि जो भी आप में से 45 साल से ज़्यादा के हैं, जो कि शायद मैं नज़र घुमा के देख रहा हूँ तो मुझे 80% लोग दिख रहे हैं। 45 साल से ज़्यादा के लोग जितने भी हैं अतुल साहब मुझे देख रहे हैं आप नहीं होंगे भले ही, लेकिन 80% लोग जो मुझे दिख रहे हैं वो मुझे लग रहे हैं 45 साल से ज़्यादा के हैं। और आप लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना है। यदि आप लोग जाके वैक्सीनेशन कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए 500, 1000, 1500, 2000, 10,000 लोग हैं, उन तक एक मैसेज जाता है कि हाँ, और आप भी लोग हमारे एम्बेसडर बनेंगे इस वैक्सीनेशन के अभियान में। तो मेरा पुनः यह अनुरोध रहेगा, कल से हमारा जो बड़े लेवल पे हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आप लोग जाएं। आपके बाद आपसे जुड़े हुए आपके जो मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं, आपकी वाइफ, बेटे, हस्बैंड जो भी है 45 साल से ज़्यादा की जो लिमिट में आते हैं, वो लोग जाएं। अपने साथ अपना आधार कार्ड या परिचय पत्र जो तक डिटेल्स डीएमओ साहब से शेयर करेंगे, आप लोग लेके जाएं और बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग वैक्सीनेशन का लाभ लें। सेंटर्स की जानकारी देना चाहूँगा। अभी वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल जो नागदा है हमारा, वहाँ पर संचालित किया जा रहा है। दूसरा जो है हमारा रामलीला मैदान जो है बिरलाग्राम एरिया, वहाँ पे संचालित किया जा रहा है। और अगले कल से हम लोग शासकीय स्कूल जो हमारा महत्वास में है, वहाँ पर भी हम वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं कल सुबह 9:30 बजे से। चौथा सेंटर हमारा रहेगा महाराष्ट्र मंडल जिसको कहा जाता है विद्यानगर कॉलोनी में, वहाँ पर ये रहेगा। 5वां केंद्र हमारा रहेगा प्रजापति धर्मशाला। प्रजापति धर्मशाला की कल की बुकिंग है, इसलिए कल प्रजापति धर्मशाला नहीं हो पाएगा। कल 4 जगह चालू रहेगा, परसों से हम 5 जगह स्टार्ट कर देंगे। पुनः मैं सेंटर रिपीट करना चाहूँगा। पहला है सिविल हॉस्पिटल नागदा, दूसरा है रामलीला मैदान, तीसरा है शासकीय स्कूल महत्वास, चौथा है महाराष्ट्र मंडल विद्यानगर और 5वां है प्रजापति धर्मशाला। तो इन 5 सेंटर्स में है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग आपके सजेशन मैं मिस कर सकता है, या आप जैसे कोई धाकड़ समाज की कोई धर्मशाला एग्जाम्पल, या फिर कोई पर्टिकुलर समाज की कोई धर्मशाला, जैन धर्मशाला है, पोरवाल समाज की धर्मशाला है। एक मिनट कोई एक समाज की धर्मशाला लोग या उससे ज्यादा लोग यदि एक ही जगह मिल रहे हैं तो अपना सेंटर को मूव करके वहां कर देंगे। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, मेनली जो वैक्सीन नहीं, बिल्कुल आपके जो भी सजेशंस हो आप मुझे या फिर डीएमओ साहब को एक लिखित में या फिर एक पर्ची टाइप में आप लिख के देते कि हम इतने लोग आपको इस तरह को मिलवा देंगे। एग्जाम्पल जैसे कोई जैन ग्रुप है या पोरवाल समाज का ग्रुप है, वो हमको बताता है कि हम 150 लोग आपको उपलब्ध करा देंगे, हमारे समाज के लोग हैं। बद्री विशाल मंदिर है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बद्री विशाल मंदिर है, पोरवाल समाज का मंदिर है, 150 लोग हमारे समाज के हो रहे हैं, आप हमको अपनी एक टीम उपलब्ध करा दीजिए, हम लोग वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार का हमको जानकारी में आता है, कमिटमेंट मिलता है, तो हम अपनी टीम को मूव करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमारे लिए भी आसान रहेगा ये, है ना। आप सबका सहयोग, ये इसी प्रकार का हम लोग सहयोग चाहते हैं। यदि आपके मन में भी कोई ऐसा है कि इतने लोग इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे, जैसे आपके मस्जिद के पास में कोई ऐसी मदीना करके कुछ है ना, होटल करके कुछ है, ऐसी जगह कोई लोकेशन है, वहां पर यदि आपको लग रहा है समाजजनों को कि आप वहां पे इकट्ठे आराम से कर लेंगे, सपोज आपकी नमाज हो रही है, कुछ हो रहा है, पूजा हो रही है, उसके बाद आपके इतने सारे लोग इकट्ठे आते हैं, तो वहां पे यदि आपकी 100-150 की जनता यदि इकट्ठी हो जाती है तो वहां पे भी हम लोग वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार है। आप जी हाँ, बेरछा में हो जाए, एक बोरखेड़ा में हो जाए, इस साइड में बेरछा में हो रहा है सब, आज ही था और 3 दिन से हो चुका है, 3 सेशन हो चुके जहाँ तक मेरे को याद है उसमें। हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्र है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि रतलाम भाग रहे हैं, उज्जैन भाग रहे हैं, इंदौर भाग रहे हैं। अपने यहाँ पे जनसेवा में चूंकि संसाधन पर्याप्त है, एक तो इनको निर्देशित करना चाहिए, फिर अपने यहाँ पे जितने भी नर्सिंग होम है इनको भी निर्देशित करना चाहिए कि हम जो भी पेशेंट आ रहा कम से कम उसको एक्सेप्ट तो करें। क्या है कि 15 से 20% भी अगर इन्फेक्शन दिखता है तो कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है चूंकि जो डर है, डर की वजह से आदमी भागता है, फिर वो इंदौर, उज्जैन, रतलाम सब दूर फुल चल रहा है। दुर्गापुरा में तो दूर भी है और आसपास के जैसे पार्टी है, हाँ ये गाँव भी आप बिल्कुल, हमारी ऐसी प्लानिंग है। हाँ कर सकते हैं। अपने जो 2-3 कॉलोनी को करेंगे केटर, उसके बाद डेफिनेटली अपन इसको मूव करेंगे। आने वाले 5-6 दिन के लिए ये है, फिर और आगे बंद करेंगे, मतलब ये परमानेंट नहीं है ये 3। यूटिलाइजेशन होगा। हमारे लोग अस्पताल के लिए तरस रहे हैं, लोग यहाँ से जाते हैं,
उज्जैन में राउंड लगा के आ जाते, कई बार उनको बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं, हम इनिशियली स्टेज पे उनको अवेयर तो कर सकते हैं। और दूसरा मेरा आग्रह है, आपने ये अंतिम स्थिति में जो नोवा पॉइंट है सब्जी मंडी का जो समय दिया है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 घंटे के समय में आपकी सब्जी मंडी में कोहराम मच जाएगा, आप भीड़ अवेयर नहीं पाओगे। इसका अच्छा तरीका यह है कि पिछले लॉकडाउन में आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं की थी, एक सब्जी मंडी बस स्टैंड पे और एक सब्जी मंडी किलकीपुरा चौराहे पर, ऐसे शहर में अन्यत्र जगह कम से कम 4 से 5 जगह सब्जी बेचने की आप व्यवस्था कराइए, क्योंकि 2 घंटे मैं नहीं मानता हूं कि सफिशिएंट होंगे। 2 घंटे में वहां इतना बड़ा कोरोना का बम आप फोड़ दोगे कि वो आपके लॉकडाउन से ज्यादा भारी होगा। लगभग 1 महीने के अंदर मैं 10-15 जगह बैठने गया, हर जगह यही बात आ रही है सर। मैं मान रहा हूँ कि डॉक्टर लोग जितने भी हमारे चिकित्सक है अपनी जान खतरे पर डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कोई मरीज जाए तो उसका प्राथमिक इलाज तो करें साहब। उसको कोरोना का बोल के उसको वहाँ से चलता कर देते कि माधव नगर में जाओ पहले कोविड की जांच करो। अरे उसको सीने में दर्द हो रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या दर्द हो रहा है उसका प्राथमिक इलाज की आपको। हमारे अतुल जी ने और प्रकाश जी ने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है। 1 लाख की आबादी नागदा की है और 100 गांव नागदा से जुड़े हुए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि आज एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति अगर इलाज के लिए उज्जैन जाता है तो उसको बिस्तर भी उपलब्ध नहीं है। ये 1 लाख वाले आबादी वाले शहर जो आने वाले भविष्य में जिला बनने वाला है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी है उसको पूरा करना इस वक्त पर आवश्यक है। आज जो गंभीर दौर से हम गुजर रहे हैं, ये ऐसा कोरोना का जो सेंसिटिव क्षेत्र अब निर्मित हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत आसान तरीके से ना लें इसको। ये पिछले दौर से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है। आज अगर कोरोना ने पॉजिटिवली नागदा को कवर कर लिया तो हम उनका इलाज करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीमा अस्पताल पे गंभीरता से विचार किया जाए। वहाँ पर बेड की व्यवस्था होना चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होना चाहिए, पर्याप्त वहाँ पर दवाइयाँ मिलना चाहिए। अगर शासन के पास नहीं है तो उद्योगों का CSR का करोड़ों रुपए पड़ा है, वो किस काम के लिए है? वो पब्लिक पर्पज के लिए ही है। और ऐसे गंभीर समय में तो ये सारा पैसा यहाँ लगना चाहिए। लेकिन जहाँ हम खड़े थे उससे स्थिति बिगड़ी, पर व्यवस्था वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मेरे हिसाब से सभी सहमत होंगे। जो व्यवस्था 1 साल पहले RD की बुरी स्थिति थी, आज भी वो की वही स्थिति, माधव नगर की जो स्थिति है या नागदा की जो स्थिति, जैसे सुबोध भैया ने बोला, मैं भी मानता हूँ कि 200-300-400 लोग 500 लोग तो ऐसे हैं जो भी घर पे रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टरों से, अपने निजी डॉक्टरों से, जिनसे अपने व्यक्तिगत संबंध है, उनसे क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। लॉकडाउन में छूटे के लिए सर फाइन नहीं दिया रहा। अभी शादी का मौसम है, आज ही जैसे मालूम पड़ा कि शनिवार और रविवार को अपने लॉकडाउन रहेगा। ऐसी परिस्थिति में कई लोग पहले से ही जिनकी शादी मतलब तय हो चुकी है, बारात आने वाली है, खाना है, और शनिवार रविवार का अगर ऐसी स्थिति में उसके बारात आएगी तो उसकी स्थिति क्या होगी? कम बीमारी होने के बाद भी उसको रेफर कर रहे हैं। सॉल्यूशन उसका बहुत सिंपल है सर। जिस तरह से सरकार ने रेमडेसिविर के लिए एक निर्णय लिया कि रेमडेसिविर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेरा यह कहना है कि नागदा में CT स्कैन सिर्फ जनसेवा में होता है। आप एक आदेश जारी करें, जनसेवा में जो भी CT स्कैन हो उसकी रिपोर्ट BMO साहब के पास आए। एजुकेशन से वापस चालू होगा तो क्या स्कूल लगेंगे क्या उसी सत्र के हिसाब से? 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा? रहेगा ही नहीं, स्कूल तो लगेंगे, लग रहा है इसका पालन होगा। नहीं क्या मंडे से लॉकडाउन वापस से अनलॉक हो जाएगा तो मंडे से स्कूल की क्या स्थिति रहेगी? शैक्षणिक संस्थाएं रन होंगी या ना होंगी? होंगे। BO से इस बारे में चर्चा करूंगा। लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं एक बार उनसे डिस्कस करके आपको बता पाऊंगा। क्लैरिटी में एक बार मैं खुद ले लूँ, शासन निर्देश में करते हैं। नागदा एक ऐसा स्पेसिफिक शहर है जहाँ वाहनों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, विशेष करके महाराष्ट्र, बंगाल, हैदराबाद। 4 महीने से तो 22 अप्रैल से लगन निकल रहे हैं और लंबे अरसे के बाद ये शादियों का शुभ मुहूर्त आया है। इनमें भी कम से कम अपनी जो एक गाइडलाइन है उसके अनुसार शादियों में भी प्रशासन का पूरा सहयोग मिले, ऐसी अपेक्षा है, ताकि कोई उनको व्यवधान न आए। क्योंकि जिन्होंने कई लगन निकाल लिए, पत्रिका बांट दिए, तो सब जगह उन्होंने वो कर लिया है, एंगेज कर ली। कुछ दिन अगर किसी के घर पर शादी है और उनको माता जी पूजने जाना है तो उसके लिए क्या साधन रहेगा? देखिए अभी वर्तमान देखिए ये जो हमारी आज की बैठक बुलाई गई वो स्थानीय मुद्दों को लेके है।
हम लोगों को बाहर के जो है अमेरिका में क्या चल रहा है, दमोह में क्या चल रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। यदि यहाँ पे कोई भी समस्या आती है तो उससे आपको, मुझको, हम सबको मिलके लड़ना है। दमोह वाले हमारे लिए नहीं आएंगे। स्वामी जी आप बताइए। दमोह क्या, बंगाल भी हो रहा है, तमिलनाडु भी हो रहा है, 5 प्रांतों में हो रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। स्थानीय मुद्दों को लेकर है। यहाँ अपने घर को संभाल लो भैया। अच्छे सुझाव दिए, निश्चित रूप से कुछ उसमें से कारगर होंगे ऐसी अपेक्षा है। जो आवश्यकता सेवाओं की पूर्ति है उसका जो समय के बारे में जो कहा गया, चाहे सब्जी हो, दूध हो, दवाई हो, उस पर निश्चित रूप से हम चिंता करेंगे। ये बीएमओ साहब बैठे हैं, पूरे आसपास के सारे क्षेत्रों में आयुष विभाग का जो काढ़ा है वो इतना महत्वपूर्ण हो रहा है कि आयुष विभाग का काढ़ा अगर 5 दिन तक आप लगातार लेते हैं तो ये आपके सारे वैक्सीनेशन भी इससे आगे कहीं नहीं चलते हैं। तो हमारे यहाँ भी हम इस प्रकार का प्रयोग करें, वैक्सीनेशन के साथ साथ कम से कम जितने लोगों को भी हम बांट सकते हैं। हमारे कल पता लगा रतलाम के अंदर 25,000 पैकेट कल मंगवाए गए भोपाल। जैसे डॉक्टर चावला साहब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उदाहरण है कि इतने खुद के मतलब अवेयरनेस, खुद के बाद 4 ऑपरेशन के बाद भी जो लोगों को कम पैसे में जो इलाज डॉक्टर चावला साहब कर रहे हैं और जो समस्या सुझाव थे उनको दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना यह है कि ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। कुछ ऐसी बातें भी आई कि संक्रमण के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने जो अच्छे सुझाव दिए उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस मीटिंग का उद्देश्य ये था, अपन ने पहले भी इस संक्रमण को रोका हैगा। जब कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में तब अपन ने रोका हैगा। और ये मीटिंग इसलिए हमने बुलाई है कि आप और हम सब मिलके जो कोरोना की गाइडलाइन है इसका पालन कर लेंगे। 100% मैं बता रहा हूँ कि संक्रमण अपने आप चला जाएगा। थोड़ा सा पहले क्या होता था, पहले जो अब चीजें आती थी हमारे पास फोन आते थे, जैसा अभी किसी ने कहा कि साहब वो बाहर के ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं, फलानी जगह साहब, फलानी गली में साहब, फलाना आदमी आया सर, इसका जरा टेस्ट करवाना। तो प्लीज ऐसी कोई भी जानकारी आती है हम लोगों को जरूर बताएं। हम उस पर, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, तो उन चीज़ों का हमारी जानकारी में आएगी तो हम इनको राउंड अप करके जैसा बताया वो टेस्ट वगैरह सब करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब को मैं आगे के लिए माइक देता हूं। सर इसको भी अपने को ध्यान देना है, शासन की, अधिकारियों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन हमारी भी इस भारत के नागरिक हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छोटी सी बात है, अपन लोग सब बोलते हैं मास्क का उपयोग करो। अब क्या होता है, सीएसपी साहब और हम लोग जब निकलते हैं, हमारी गाड़ी निकलती है, लोग बहुत जल्दी निकाल के रोक के बाइक इधर मोड़ लेते हैं या फिर पहनने लगते हैं। छोटी सी चीज है कि मतलब मास्क आपको पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ धोना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका हम पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण आज के टाइम में इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि हम लोग खुद भी वैक्सीनेशन कराएं, अपने परिवार को, आसपास के लोगों को, अपने संगठन के लोगों को, सबको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। लॉकडाउन को लेके प्रतिबंध से छूट रहेगी। सबसे पहले तो लॉकडाउन का 100% पालन हो, बहुत सख्ती से पालन हो। लेकिन पिछले लॉकडाउनों में यह देखा गया कि इन लॉकडाउन को अवसर बना के बहुत सारे काले धोले काम हुए। उसके कारण लॉकडाउन की व्यवस्था से, उसकी विश्वसनीयता से आम आदमी त्रस्त हुआ है और उसका शासन प्रशासन के प्रति विश्वास कम हुआ। इसमें परीक्षा केंद्र, आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को छूट रहेगी। 6 अप्रैल को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का एक आदेश आया, अभी 3 दिन पहले। उसमें प्रदेश के सभी निजी और शासकीय विद्यालयों को 2 विकल्प दिए हैं परीक्षा के लिए। एक विकल्प है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और दूसरा विकल्प यह है कि परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। वो एक निश्चित समय पर अपने घर जाके उसको हल करके वापस ला के दिया जाएगा। तो सब ये वाला जो पॉइंट है, ये भिन्नता, मत भिन्नता है उस आदेश का और इस आदेश का। निजी विद्यालय उस आदेश को भी रद्दी की टोकरी में फेंक रहे जो शासन, मध्य प्रदेश शासन ने दिया, और इस आदेश का पालन करेंगे नहीं करेंगे वो भविष्य की गर्त में है।
मेरा अनुरोध मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन कोई आदेश पारित कर देता है और निजी विद्यालय उसका मजाक उड़ाते हैं, परीक्षार्थियों को, जैसे अभी 2 दिन का लॉकडाउन है, शनिवार और रविवार का, आज शुक्रवार शनिवार रविवार का, तो अभी जो शनिवार को जो परीक्षाएं होने वाली वो तो उन्होंने ऑनलाइन ले रहे, प्री बोर्ड एग्जाम है जो भी है, लेकिन सोमवार से उन्होंने बोला कि स्कूल में आके परीक्षाएं दो। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा साहब। अगर आप ये बोलोगे कि निजी विद्यालय पर हम नकेल नहीं कस सकते तो फिर जनता पे भी आप नकेल नहीं कसोगे। निजी विद्यालय भी उतने ही जवाब। और जो आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो, कोरोना पॉजिटिव केसेस की, फातिमा कॉन्वेंट में एक टीचर कोरोना पॉजिटिव हुई, एबीपीएस के टीचर कोरोना पॉजिटिव हुए, SSS के हुए, और इसके बाद भी ये दादागिरी करके बच्चों को बुला रहे हैं। तो सारे नियम कानून जनता के लिए, इन लोगों के लिए नहीं है। अगर ये लोगों ने जो शिक्षा विभाग का आदेश है उसका पालन नहीं करा तो इन पे सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें आप, पहला। दूसरा, ये सब्जी मंडी से संबंधित है। पिछले लॉकडाउन में भी यही समस्या आई थी। नागदा में सब्जियां नहीं उगती है, या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है नागदा की जनता सब्जियों के लिए। तो 7 से 8 बजे तक तो इनकी सब्जी नागदा में आती है नीलाम होके, 8-9 बजे तक मंडी पहुंचती है। अब 9 बजे जब वो मंडी पहुंचेगी और 10 बजे अपन बंद करा देंगे, तो इसको 6 से 10 का जो आपका टाइम है, ये पिछली बार भी 6 से 12 का हुआ था, इसको 6 से 12 करना पड़ेगा आपको। नहीं तो 1 घंटे में 9 बजे तक सब्जी वाला जो विक्रेता वो सब्जी लेकर आएगा और खरीदार जाएगा, तो वो जो स्थिति अभी ये प्रकाश जी बता रहे थे कि शाम वाली स्थिति वो सुबह भी बनेगी। हाँ। फिर एक टाइम कर दो साहब, सुबह थोड़ा टाइम बढ़ा के। वैक्सीनेशन मैंने भी 1 अप्रैल को, जिस दिन से 45 का लागू हुआ, उस दिन मैंने सबसे पहले मैंने लगवाया वैक्सीन। लेकिन इस वैक्सीनेशन के प्रति आम जनता का विश्वास क्यों उठा कि बार बार बदलते बयानों पर। मतलब आज भी हम किसी से बात करते हैं कि साहब आपको वैक्सीन लगाना आ रहा, बोले नहीं यार मैं तो नहीं लगाऊं। मेरे साथ ही एक व्यक्ति था जो मेरे से, उसने पूछा कि कहाँ जा रहा हूँ, मैंने वैक्सीन टीका लगाने। मैंने तुम भी लगा लो, बोले मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे, बोले पता नहीं इसमें क्या है। क्यों कि पहले जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी तो हमको ये विश्वास दिलाया था कि पहला डोज आज लग रहा, 28 दिन बाद दूसरा लगाना है। फिर उसके महीने भर या 15-20 दिन के अंतराल बाद एक बयान आता है शासन का कि 28 नहीं 56 दिन तक इसकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी और उसके बाद आपको लगाना। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश भर से एक जो समाचार सबको मिल रहे हैं कि फलानी जगह डोज खत्म हो गया, इधर डोज खत्म हो गया। हमारे मन में ये शंका है, मेरे मन में शंका है कि इस डोज की आपूर्ति करने के लिए उसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया कि अगर पहला व्यक्ति जो डोज लगाने आज आ गया वो 28 दिन बाद खड़ा हो जाएगा तो आपके पास डोज की कमी हो जाएगी। इसलिए बड़ी चतुराई से इसको इम्यून सिस्टम डेवलप करने का नाम देकर इसको 56 दिन कर दिया, बाकी आत्मनिर्भर बनते रहे आप। दूसरा, मंडल अध्यक्ष जी को, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जी को और सांसद प्रतिनिधि जी को, इन्होंने जो गंभीर विषय उठाया, नागदा नगर में जितने प्राइवेट क्लिनिक है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसको ऐसा करते हैं जैसे छुआछूत की बीमारी होगी कि और या जनसेवा जा जनसेवा, CT स्कैन करा, ECG करा, एक्सरे करा। जनसेवा में जाकर वो 1000-2000 रुपए की ऐसी तैसी कराता है। CT स्कैन 3500 के CT स्कैन कराता है। उसके बाद उसको परसेंटेज बता दिया जाता है कि इतना परसेंटेज है। और जो उज्जैन जाता है, अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो वापस आता है। अगर वो आरडी गार्डी गया तो बॉडी आती है उसके साथ, ये और बॉडी भी लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। मेरा स्वयं का आप लोगों के पास फोन आया वहां के लिए, खाली सूचना ही आती। मतलब हमारे परिजन जो सस्पेक्टेड होकर वो लोग अगर नहीं दें तो इतनी, इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं होगी। एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, बहुत ज्वलन।
हमारे एक डॉक्टर भाटिया जी थे हो गए, वो शुगर और बीपी के पेशेंट थे, उनको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, कफ निकला, तो वो गए चौधरी साहब के हॉस्पिटल में। चौधरी साहब ने बोला जनसेवा गए, जनसेवा ने बोला आपको जाना आरडी गार्डी, वो चले गए, उनके परिजनों को बाहर कर दिया, चैनल गेट लगा दिया, उनका वो कोविड टेस्ट करा लिया, और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आती है 1 या 2 दिन बाद। उसके पहले वो व्यक्ति बीपी और शुगर से मर गया। हम किस व्यवस्था को सुधार रहे हैं साहब? मतलब यहाँ आके ऐसा लगता है कि सारी मानवता और इंसानियत मर गई है। जो लोग इसको अवसर मानकर सिर्फ धंधा करना चाहते हैं, वो लोग धंधा कर रहे हैं और हमारा अपना चला जा रहा है। कितनी विकट स्थिति उस परिवार के सामने कि जो बीपी और शुगर का पेशेंट था, वो उसकी गोली लेने के लिए बोल रहा है कि उसकी गोली उनको दे दो। बोले जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी उसकी कोविड की, जब तक कुछ नहीं होगा, और तुम फालतू का ज्ञान मत दो, हमारे डॉक्टर देखेंगे। साहब अंदर ही कई लोग इस तरह से मर रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको, इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो अधिकारी है, कलेक्टर साहब, इन सबको बताएं, आप एसपी साहब को बताएं कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति ज्वालामुखी के मुहाने पर हम लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन फूटेगी जनता सड़क पे निकलेगी साहब। मतलब परिजन जिसका खोता है, जिसके घर का खोता है, वही जानता है उसका दर्द। हम ये सोचते हैं कि यार उसका खोया, अपना तो नहीं खोया। लेकिन ये जो मौत है, ये रंग देख के नहीं आती कि केसरिया या हरा या सफेद। ये जब आएगी तो केसरिया को भी लेगी, सफेद को भी लेगी, हरा को भी लेगी, नीले को भी लेगी, लाल को भी लेगी, पीले को भी लेगी। तो मेरा यह अनुरोध है साहब कि आरडी गार्डी जो प्रशासन, जो स्वास्थ्य के नाम पर एक धब्बा है, कलंक है, उसको सुधारें आप। और नहीं तो नागदा के चिकित्सालय, जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, उनको ये आदेशित करें कि किसी को भी हल्का सा बुखार है ना, तो उसको ऐसा कह के नहीं डराए कि यार तेरे को तो कोरोना है, बाहर जा। या तो वो जेके नर्सिंग होम, देशमुख, पाटीदार, गुरु कृपा में भर्ती हो, या रतलाम के नर्सिंग होम में भर्ती हो, 1,50,000 2 लाख से उतर के आ जाए कर्जा लेकर, या फिर आरडी गार्डी जाए तो वो 4 कंधों पे आ जाए। ये वाली स्थिति ना बने। इस डर के वजह से नागदा नगर में, मैं बता रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ बैठे हुए सब लोग जानते हैं ये बात। इस नागदा नगर में 5 से 10 हजार लोग ऐसे हैं जो उनके घरों में इलाज करा रहे हैं। आप लोगों पे विश्वास नहीं, उनके घरों में इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरों से पूछ के, उनके संबंधितों से पूछ के, गूगल पे सर्च कर के कि इसकी क्या क्या इलाज है, गर्म पानी पीना, हल्दी दूध पीना, ये करना, काढ़ा पीना, इससे वो ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य पे उनका भर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये जो पूरा घटना बनी है, ये जो छवि बनी है, ये इतनी सारी घटनाएं हुई है, इसलिए बनी है। एक वो रामसाय मार्ग पे मेहता जी थे साहब, उनके परिजन उनको खाना खिलाते थे, वो कोविड पॉजिटिव हुए। आरडी गार्डी में उनको थाली सरका के दी जाती थी कि खाना खा ले, उनको उठा के कोई खाना नहीं खिलाता था। जिसके परिजन स्वयं उसको खाना खिलाते थे, उसको थाली सरका के दोगे तो कैसे खाना खाएगा साहब?